सुप्रभात। आज हम नए पाठ को आरंभ करते हैं। पाठ का नाम है वाच्य। सबसे पहले हम वाच्य की परिभाषा पढ़ेंगे। वाच्य कहते किसे हैं? वाच्य का शाब्दिक अर्थ है बोलने का विषय। अतः क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। तो इनके अनुसार, कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार और भाव के अनुसार ही हम वाच्य को पहचानते हैं। नेताजी सुंदर लग रहे थे। नेताजी कर्ता को दर्शाते हैं। यहाँ पर नेताजी क्या हैं? कर्ता हैं। बाल गोविंद भगत खेती बाड़ी कर रहे हैं। यहाँ खेती बाड़ी कर्म को दर्शाता है। जो है खेती बाड़ी क्या है? कर्म है। उससे रोया नहीं जाता। यहाँ पर रोना क्या है? भाव है। यह भाव को दर्शाता है। वाच्य को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है, कृतवाच्य, अकृतवाच्य। अकृतवाच्य के दो भाग होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। भाववाच्य। कृतवाच्य क्रिया के रूपांतर से जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है, अर्थात जब क्रिया का संबंध कर्ता से हो, तो वह वाच्य कृतवाच्य कहलाता है। इसमें कर्ता की प्रधानता होती है। देखा आपने, यहाँ पर कर्ता की प्रधानता होती है। क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष भी कर्ता के अनुसार ही लगाए जाते हैं। जैसा कर्ता होगा उसी के अनुसार उसमें वचन, लिंग और पुरुष भी होंगे। बालक सोता है। यहाँ बालक एक वचन है, तो क्रिया का रूप भी क्या होगा? एक वचन है। बच्चे खेलते हैं। खेलते हैं, बच्चे बहुवचन है, तो क्रिया भी क्या है? बहुवचन है। अकृतवाच्य क्रिया के रूपांतर से जब वाक्य में कर्ता की प्रधानता नहीं होती, देखिए यहाँ पर लिखा है कर्ता की प्रधानता नहीं होती, तो इस प्रकार को वाच्य को अकृतवाच्य कहते हैं। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनको हम अकृतवाच्य कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं, आपने पीछे देख लिया है। पहला है कर्मवाच्य। क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्य में कर्म की प्रधानता का बोध हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। यहाँ कर्म की प्रमुखता होती है। यहाँ लिंग, वचन एवं पुरुष कर्म के अनुसार ही होते हैं। देखिए उदाहरण देखिए, रीना द्वारा गीत गाया गया। यहाँ क्रिया का रूप कर्म के आधार पर ही है। यहाँ गीत पुल्लिंग के साथ गाया गया, क्रिया पुल्लिंग है। पतंग उड़ रही है। पतंग उड़ रही है। यहाँ पतंग स्त्रीलिंग के साथ क्रिया उड़ रही है भी स्त्रीलिंग है। देखिए आपने देखा यहाँ पर पतंग उड़ रही है, तो पतंग स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर उसकी जो क्रिया है वह भी स्त्रीलिंग की है। अतः जब क्रिया कर्म के अनुसार होती है तो कर्मवाच्य होता है। आपकी समझ में आ गया होगा कि जब क्रिया कर्म के अनुसार होती है तो कर्मवाच्य होता है। भाववाच्य क्रिया के जिस रूपांतर से वाक्य में कर्ता या कर्म के बदले क्रिया या भाव की प्रधानता होती है, उसे भाववाच्य कहते हैं। यहाँ पर भाववाच्य कहते हैं। ऐसे वाक्यों में क्रिया के लिंग, वचन तथा पुरुष भाव के अनुसार ही होते हैं। क्रिया की निर्भरता भाव पर होती है, उससे पढ़ा नहीं जाता। यहाँ क्रिया निश्चित भाव पर निर्भर है। कृतवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन। अब हम कृतवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे बदलते हैं, देखिए उसके लिए कुछ नियम हैं। कर्ता के साथ से के द्वारा विभक्ति लगाकर
द्वारा विभक्ति लगाकर कर्मवाच्य बनाया जाता है। परिवर्तन करते समय क्रिया के केवल रूप में परिवर्तन आता है। जब हम परिवर्तन करते हैं तो क्रिया के केवल रूप में परिवर्तन आता है। क्रिया के काल में परिवर्तन नहीं होता, इसे याद कर लीजिएगा। क्रिया के काल में परिवर्तन नहीं होता। कृतवाच्य की प्रधानता क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया के रूप में परिवर्तित किया जाता है। कृतवाच्य की प्रधानता क्रिया में जाना क्रिया के उचित रूप को ध्यान दिया जाता है। जैसे उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण देखिए, कृतवाच्य सीता खाना खाती है। और कर्मवाच्य में देखिए, सीता के द्वारा खाना खाया जाता है। के द्वारा खाना खाया जाता है। इसे आप रिवाइज करेंगे, दोबारा याद करेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे और कल हम फिर नए कृतवाच्य से भाववाच्य की परिवर्तन को पढ़ेंगे। धन्यवाद।